हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं, जहाँ से हर अटेम्प्ट में, चाहे आपका वो प्रोफेशनल एग्जाम हो या फिर आप ग्रेजुएशन का एग्जाम हो या फिर मास्टर का एग्जाम हो, ईच एंड एवरी अटेम्प्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखा गया है। बहुत ही आसान और साधारण सा टॉपिक है। एंड इस टॉपिक से एग्जाम में कई बार थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा थ्योरी क्वेश्चन एग्जामिनेशन पर्पस से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स है का एक पैटर्न है, और उस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं, आसानी से आप इस चैप्टर को बहुत कम टाइम में कवर कर लेंगे। क्योंकि अब जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि एक सीक्वेंस में क्वेश्चन फॉलो होता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है क्वेश्चन, और उसी सीक्वेंस में वो क्वेश्चन आंसर तक आपका पहुँच जाता है। यहाँ पे एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे, जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिखेगा, अगर आपको सीक्वेंस याद है, ज़्यादातर क्वेश्चन साइकोलॉजिकल बेसिस से पूछे जाते हैं। यानी कि क्वेश्चन क्या डेटा जो ऑलमोस्ट होता है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आपको मिलता जुलता लगेगा। बस क्वेश्चन के कहने का जो पैटर्न होगा एग्जामिनर का, वो थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंट हो सकता है। तो बस आपको उस जो को एग्जामिनर जो पूछना चाहता है, उसको अगर आप एक बार ठीक से समझ ले, तो फिर क्वेश्चन में आपको ऐसा कोई फॉर्मूला वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत जो फॉर्मूला यूज़ होते हैं, वो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फाउंडेशन से या फिर 11-12 से, वही फॉर्मूला फॉलो होता है, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी क्वेश्चन में एक आध थ्योरी क्वेश्चन ही है, जिसकी जिसके बारे में आज ही की क्लास में हम लोग बात कर लेंगे। वही थ्योरी क्वेश्चन बार-बार एग्जामिनेशन में देखा जाता है, तो थ्योरी पर्सपेक्टिव से ही आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से कम समय में 8 से 10 नंबर अपने सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बजटरी कंट्रोल। थ्योरी में बहुत कुछ कहने के लिए कहानी नहीं है, जो कहानी जितना आपको ज़रूरत है, मैंने नोट में डाल दिया है। आप इतना ही कवर कर लेंगे, तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप इतना पढ़ के चले जाएँगे, काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। और इतना भी अगर आप नहीं कवर करेंगे, तो भी चलेगा, जो लिमिटेड थ्योरी क्वेश्चन है, उनको कवर करके चले जाएँ। तो चलिए, जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले चैप्टर की भूमिका, कि बजटरी कंट्रोल क्यों करते हैं हम लोग, या कोई ऑर्गेनाइज़ेशन बजटरी कंट्रोल क्यों करती है। तो सिंपल सा लॉजिक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में जब आप पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन से लेके जो भी आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, वहाँ तक पढ़ने का इकलौता क्या ऑब्जेक्टिव है, इकलौता उद्देश्य हमारा ये है, हम ये सीखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में है, खास करके, या फिर प्रोडक्शन में है, उस ऑर्गेनाइजेशन का इकलौता मोटो होता है कि कॉस्ट को कम से कम रखा जाए, के वजह से प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर प्रॉफिट आपका ज़्यादा है, तो इट मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन ठीक-ठाक ग्रोथ कर रही है एंड वेल्थ क्रिएट कर रही है। तो आपको पता है, मटेरियल चैप्टर में आपने डिटेल में पढ़ा है, लेबर चैप्टर में आपने डिटेल में पढ़ा है, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन वगैरह करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। लिमिटेड रिसोर्स का मतलब मटेरियल, लेबर, या फिर कुछ पार्ट आप अदर्स कह सकते हैं, जिनको आपने ओवरहेड में पढ़ा है। तो लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज है, और लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से प्रोडक्शन को डेवलप किया जाए कि हमारा लॉस जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में कम हो। एंड लॉस प्रोडक्शन प्रोसेस में कम होगा, तो फिर हमारा प्रोडक्शन इफ़िशियंसी को वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि लॉस कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्शन हो डेवलप हो रहा है, और प्रोडक्शन जितना ज़्यादा डेवलप होगा, उतना ही ज़्यादा आपका क्वालिटी बढ़िया होगा। क्वालिटी बढ़िया होगा, इट मीन्स कि आपको सेल करने में, आपके डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सेल करने में प्रोडक्ट को आसानी होगी। और जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में आसानी से सेल होने लगेगा, कस्टमर उसे दोबारा बार-बार परचेज़ कर रहे हैं, तो आपके ऑर्गेनाइज़ेशन की ग्रोथ निश्चित है।
तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी प्रोडक्शन करना चाहती है, या मैं ये कहूँगा कि जब भी वो सेल करना चाहती है किसी भी प्रोडक्ट को, तो सेल करने पे डायरेक्ट सेल एक लास्ट पॉइंट है। डायरेक्ट आपने डिसाइड किया कि मुझे कुछ प्रोड्यूस करके सेल करना है। तो आपको अगर कुछ प्रोड्यूस करना है, फिर उसको सेल करना है, इट मीन्स एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब ये एक परचेज डिपार्टमेंट, जब आप मटेरियल परचेज करते हैं वहाँ से स्टार्ट होगा। एंड परचेज, स्टोरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन से गुजरेगा, वो वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा, फिर फिनिश गुड बनेगा, फिर वो मार्केट में सेल होने के लिए जाएगा। इन पूरे प्रोसेस को आप एकाएक ही स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में कोई फंक्शन है, मान लीजिए आपके किसी बड़े भाई या बड़ी बहन की शादी है घर में, तो क्या आप आज सुबह सो के उठेंगे और आज चलो शादी है, काम निपटाना है? ऐसा तो हमारे इंडियन कल्चर में खास करके नहीं देखा गया है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक बड़ी लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है, सब कुछ अरेंज करना पड़ता है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देना पड़ता है, कितने पैसे की ज़रूरत होगी, कब किसको पेमेंट करना है, कब किससे मटेरियल लेना है, कब कौन सा फंक्शन होगा, कहाँ पे फंक्शन होगा, किसको कितना पेमेंट करना है, डीजे वाले को कितना पेमेंट करना है, मंडप वाले को कितना पेमेंट करना है, कैटरिंग वाले को कितना पेमेंट करना है। तो आप बिना अनुमान लगाए ये सब काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा आपके पास जो अवेलेबल फंड है और जो आप आने वाले टाइम में उस फंड को यूज करने वाले हैं, तो दोनों में कितना डिफरेंस आ जाएगा। कि जब आप प्लान नहीं करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। कोई पर्सन उठेगा, आपका बजट है कैटरिंग का, मान लीजिए फॉर सपोज 5 लाख रुपीज का, आपने जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो पर्सन 5 लाख की जगह पे 10 लाख रुपीज का कैटरिंग करके आया, कोई डीजे करके चला आया 50,000 रुपए का, कोई मंडप बुक कराया बहुत बड़ा जो हमारे कैपेसिटी से बाहर है। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, आप फ्लॉप कर जाएंगे, आप उस चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे और समस्या खड़ी हो जाएगी। सेम कहानी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, या जो भी कंपनी है जो सेल करती है, ट्रेडिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनके पास सब कुछ पता है कि पहले से कि हमारे पास क्या अवेलेबल रिसोर्स हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, और उस रिसोर्सेज के अंदर रह के हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। यही पूरा कंसेप्ट है बजटरी कंट्रोल का, कि बजटरी कंट्रोल में जितने भी आपके डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट हेड को, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आप इकट्ठा करते हैं और आने वाले टाइम में आप कितना सेल करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक आइडिया क्रिएट करना होता है कि हम कितना सेल करेंगे फ्यूचर में। एंड सेल करने के लिए आपको कितने रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आप रॉ मटेरियल परचेज करके ले आए, लेबर वाले से पूछेंगे, लेबर डिपार्टमेंट वाले से कि भाई हमारा मैन्युफैक्चरिंग का टाइम क्या होगा, कब तक हम आउटपुट जनरेट कर पाएंगे। जो फैक्ट्री मैनेजर है या फिर जो इन हाउस प्रोडक्शन मैनेजर है उससे आप पूछेंगे कि भाई हम कब तक सभी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया, मटेरियल इकट्ठा कर लिया, लेबर इकट्ठा कर लिया, इक्विपमेंट्स इकट्ठा कर लिए, अब बताओ कि हम कब तक आप हमें सेल डिपार्टमेंट वाले को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला डिलीवरी दे पाएगा। तो ये सब बातें हवा में नहीं हो सकती हैं। इसके लिए बजट का मेन सिचुएशन क्या है, ये हमारा जो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन पार्ट है, जितनी बातें हमने की है अभी, वो बातें यहाँ पे अपने लैंग्वेज में लिखी हुई है। कोई भी मैनेजमेंट है वो अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट या वेल्थ मैक्सिमाइज कितना किया जा सकता है। एवरी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेडिकेट करना है कि कौन सा पर्सन किस पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। एंड जब आपके घर में जो फंक्शन था अब वो कंप्लीट हो जाता, आपने एक बजट बनाया कि चलो भाई 20 लाख रुपए हमें अपनी सिस्टर की शादी में खर्च करना है। तो जब आपकी सिस्टर की शादी कंप्लीट हो जाती है तो आप एक बार जरूर बैठ के चेक करते हैं कि हमने जो बजट बनाया था क्या एक्चुअल में उतना ही खर्च हुआ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, या तो थोड़ा ज़्यादा खर्च हो जाएगा या थोड़ा-सा कम खर्च हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि दोनों में जो डिफ़रेंस आया है, जो आपने बजट रखा था और आपने जो एक्चुअल एक्सपेंस किया है, उनके डिफ़रेंस को आप एनालिसिस करेंगे। एंड उस एनालिसिस को ही करना क्या कहलाता है? कंट्रोल। तो बजट
फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, लेकिन फ्यूचर का मतलब ये नहीं कि अनलिमिटेड। अगर फ्यूचर फिक्स नहीं है कि किस टाइम पीरियड के लिए आप बजट बना रहे हैं, तो वो फोरकास्टिंग हो जाएगा। तो अभी थ्योरी में आगे में देखेंगे, जो मैंने आपको बोला था कि थ्योरी में क्वेश्चन आता है, वहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे आपसे डिफरेंस पूछा जाता है कि बजट एंड फोरकास्ट में क्या डिफरेंस है। तो थ्योरी क्वेश्चन मैंने आपको रेफर कर दिया, इस पीडीएफ में उसका आंसर दिया हुआ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, नोटेड है, आप पढ़ लेंगे। आपका एक मैंडेटरी मैं बोलूँगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लिखिए कि आपको उसको पढ़ के जाना है, क्योंकि हर 1-2 अटेम्प्ट के बाद कहीं न कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने भूमिका, उसमें यही सब लिखा हुआ है कि भाई अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया जाए, एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन को बताया जाए कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि कॉस्ट को कैसे कम से कम रखा जाए। अब आ जाइए बजट के मीनिंग पे। बजट का क्या मीनिंग है? जो बातें हमने की है, बजट का वही मीनिंग है। बस इसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि जो भी बजट बनाया जाएगा, वो ऐसे हवा में नहीं बनेगा। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि एक मीटिंग रखा हमने हर डिपार्टमेंट के हेड का और बोला कि भाई आओ बजट बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बजट बनाने के लिए आपको जो भी आपने डिसाइड किया है मीटिंग में, वो एक क्या होगा, रिटेन प्लान होगा। बिना रिटेन प्लान के आप उसको नहीं बोल सकते हैं बजट है। फर्स्ट एंड सेकंड थिंग क्या होगा, ये स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होगा, स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड के लिए होगा, अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं होगा। नहीं तो अगर पीरियड फिक्स नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि वो फोरकास्टिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बजट रिटेन प्लान है, एंड एक फिक्स्ड पीरियड के लिए ये किया जाता है। एंड बजट का मतलब ही हुआ कि फ्यूचर में जो इवेंट होने वाला है, फ्यूचर में जो भी आप वर्क करने वाले हैं, जो भी वर्क से आप रिलेटेड है या ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है, उसके लिए एक पहले से प्री डिसाइडेड प्लान। ठीक है? और बजट में सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। बजट की प्लानिंग जब हम लोग करेंगे, सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। जैसे फोरकास्ट भी इंक्लूड हो जाएगा, किसके लिए? सेल के लिए, कि हमें कितना सेल करना है, या कितना रॉ मटेरियल हमें परचेज करना है, प्रोडक्शन की एक्टिविटी में लगने वाला अमाउंट, या आप बोले यूनिट बोलिए, लेबर के टर्म में बोलिए या पैसे के टर्म में बोलिए, सब कुछ यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो बजट के बारे में 2 बातें आप ध्यान में रखिए। पहला ये रिटेन प्लान है, एंड ये फिक्स्ड पीरियड के लिए है। एंड बजट को उस इवेंट के होने से पहले प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि कोई भी घटना होने वाली है, उससे पहले ही तो आप अनुमान लगाते हैं कि कब, कहाँ और कितना। ठीक है? तो इस रिगार्डिंग तो बजट में क्या-क्या फीचर होने चाहिए कि जिससे आप समझ सके कि इसको बजट बोला जा सकता है। तो सबसे पहला फीचर क्या है, ये फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है। नेक्स्ट, फिक्स्ड पीरियड क्या है? ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उस पे डिपेंड कर सकता है। अब ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो मंथली भी बजट बना सकती है, क्वार्टरली भी बजट बना सकती है, ईयरली भी बजट बना सकती है। बजट जब भी आप बनाएंगे तो डेफिनेटली ये आपके पुराने अनुभव पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आप बजट तभी बना सकते हैं जब आपके पास काफ़ी सारा ह्यूज एक्सपीरियंस हो उस डिपार्टमेंट का, ह्यूज एक्सपीरियंस हो उस वर्क को करने का। अगर जैसे कि मान लीजिए हम लोग के घर में पहली बार कोई शादी होती है या कोई फंक्शन होता है, और हम मान लीजिए आप वो जनरेशन है जो कि फंक्शन करने वाले हैं, और आपको आइडिया नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं कि अपने जो आपके रिश्तेदार हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है, नहीं तो आपके जो पेरेंट हैं उन्होंने उनके पास अगर एक्सपीरियंस होता है तो वो दूसरों से सलाह लेते हैं। इसका मतलब कहना है कि जो भी पर्सन सलाह दे रहा है, उसके पास क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बजट में तीनों फेज शामिल हो जाता है। पास्ट भी, क्योंकि जब तक आपके पास पूर्व का अनुभव ना हो, तब तक आप आगे वाले को ये नहीं बता सकते हैं कि ये चीज़ घटना होने वाली है। प्रेजेंट में आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड फ्यूचर में आप उसको एनालिसिस करते हैं कि हमने जो बजट बनाया था, क्या वो सही था? अगर सही नहीं था, तो क्या डिफरेंसेज आए, क्या वेरिएंस आया, उसका आप एनालिसिस करते हैं। बजट जिस भी कार्य के लिए, वर्क के लिए आप कर रहे हैं, जिस भी जो भी आपका पर्पस हो, वो आपका प्री डिटरमाइंड होगा। पहले से पता होगा कि हमें
इस रिगार्डिंग बजट बनाना है, प्रोडक्शन करना है, ट्रेडिंग करना है, सर्विस प्रोवाइड करना है, या फिर पर्सनल लाइफ से आप जोड़ के देख सकते हैं कि शादी करना है, मुंडन करना है या संस्कार करना है। पहले से आपको पता होगा कि हम जो बजट बना रहे हैं वो किस पर्पस के लिए बना रहे हैं। नेक्स्ट, बजट बिफोर द पीरियड फॉर विच इज इट प्रिपेयर, ये हम लोग बात कर चुके हैं। बजट है वो मॉनेटरी टर्म में हो सकता है, फिजिकल यूनिट के टर्म में हो सकता है, और इसे जो डिपार्टमेंट से कंसर्न पर्सन है उसके द्वारा बनाया जाएगा। मॉनेटरी टर्म में कि हमें कितना सेल करना है, कितने 1 करोड़ का हमें सेल करना है, यह हमारा मॉनेटरी टर्म हो गया। हमें कितने यूनिट सेल करने हैं, ये अपना फिजिकल यूनिट हो गया। तो जो भी आपका कंसर्न डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो आपको बताएगा भाई बजट आपको किस पर्पस के लिए चाहिए, आपको मॉनेटरी टर्म में जानना है या यूनिट टर्म में या दोनों टर्म में। तो बजट हमें हेल्प करता है दोनों ही कंसर्न के बारे में पहले से अनुमान लगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बजट। एक और सिचुएशन में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपैरेटिव स्टडी के लिए। कंपैरेटिव स्टडी आप समझ रहे हैं कि आप खुद से कंपेयर कर सकते हैं कि आपका लास्ट क्वार्टर में कैसा परफॉर्म रहा। आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेज है। तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए भी बजट काफ़ी काम आता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट आप पढ़ सकते हैं खुद से भी, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। ऑब्जेक्टिव का क्या हो सकता है, जो भी आप वर्क करने वाले हैं उसकी प्लानिंग। कोऑर्डिनेशन, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बताया कि कोऑर्डिनेशन, जब भी आप बजट बनाएंगे तो आपके जितने भी उस बजट से रिलेटेड डिपार्टमेंट होंगे उन डिपार्टमेंट का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा सबको आपको बिठाना पड़ेगा कि भैया हमें आने वाले समय में ये करना है, उसके बारे में एक अनुमान बताओ। तो जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं इकट्ठा होंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे। सेल डिपार्टमेंट वाले को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला लाइनअप देगा कि भाई लो प्रोडक्ट रेडी है, सेल डिपार्टमेंट वाला उसको सेल करने के लिए रेडी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को जो मटेरियल परचेज करने वाला डिपार्टमेंट है वो बताएगा भाई परचेज डिपार्टमेंट। जो लेबर को अरेंज करने वाला डिपार्टमेंट है लेबर डिपार्टमेंट, वो तो लेबर अवेलेबल करवाएगा टाइम से। तो जितने भी टीम है आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है। नेक्स्ट, कंट्रोल क्या करता है, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करता है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने बात किया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, और जब लिमिटेड रिसोर्सेज है तो वहाँ पे कंट्रोल की आवश्यकता होगी ही। क्योंकि जितनी से जितनी लॉसेज को रोका जा सके उतना से उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होगा, उतना से उतना बढ़िया क्वालिटी का आपका प्रोडक्ट होगा। तो बजट, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल के बारे में मैंने बेसिक बताया कि भाई नॉर्मल सी बात है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, और उस लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आने वाले टाइम के लिए एक अनुमान लगाती है कि इस लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर पाए, सेल कर पाए, जिसके बदौलत हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए या वेल्थ क्रिएट कर पाए। फिर बजट के बारे में हमने पढ़ा कि बजट के बारे में मेन बात ये याद रखिए कि रिटेन प्लान है एंड फिक्स्ड फ्यूचर पीरियड के लिए होना चाहिए, एंड जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है सबको कोऑर्डिनेशन चाहिए, तभी बजट बन पाएगा। उसके बाद हम लोगों ने फीचर ऑब्जेक्टिव देखा। अब बात और कर रहे हैं हम लोग कंट्रोल की, बजटरी कंट्रोल। तो उसमें बजटरी में बजट हम जान गए। कंट्रोल, कंट्रोल सिंपल, जो आपने प्लान किया एंड जो हुआ, जो आपने प्लान किया और जो एक्चुअल में हैपन हुआ, जो एक्चुअल में घटना घटी, दोनों में क्या डिफरेंस, इसका आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। इम्पैक्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इम्पैक्ट यानी वेरिएंस हो सकता है दोनों में, जो हुआ और जो हमने प्लान किया था। उन सिचुएशन को एनालिसिस करना और और अगर सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है तो उस सिचुएशन से कैसे निकलना है, इसी को हम लोग कंट्रोल कहते हैं। तो बजट एंड कंट्रोल का मीनिंग हम लोगों ने अलग अलग समझा। अब बजटरी कंट्रोल का क्या मीनिंग है? बजटरी कंट्रोल का मीनिंग है कि बजटरी कंट्रोल कोई
एक बार में होने वाली घटना नहीं है, ये एक क्या है, कंटिन्यूअस स्क्रूटनी है। बजटरी कंट्रोल कोई एक बार में तो होने वाली घटना नहीं है। अगर आपका क्वार्टरली बजट बना है तो फिर नेक्स्ट क्वार्टर में भी तो आप बजट बना के आगे बढ़ेंगे अपने पास्ट एक्सपीरियंस को इंक्लूड करके। तो ये कंटिन्यूअस स्क्रूटनी है, कंटिन्यूअस स्क्रूटनी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने का काम करता है। सॉरी, तो इसको बजटरी कंट्रोल हम लोग बोलते हैं। बजटरी कंट्रोल एक बैरोमीटर की तरह है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो हम लोग नहीं यूज करते, जिसको हम लोग थर्मामीटर बोलते हैं जब फीवर वगैरह चेक करना होता है। जस्ट लाइक सेम थर्मामीटर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को तापमान को चेक करता है। एंड चेक करने के बाद आपको क्या लगता है, ज्यादा फीवर हो गया तो हम लोग क्या खाते हैं, नॉर्मली पैरासीटामोल खाया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन भी उस पैरासीटामोल को यूज करती है कि भाई यहाँ पे गड़बड़ हो गया, इसको हमें ठीक करना है, या यहाँ पे ठीक ठीक है और बढ़िया करना है, या फिर ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसको कैसे मेंटेन रखा जाए, ये बजटरी कंट्रोल है। अच्छा, एग्जामिनेशन में आने वाला एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। एग्जामिनेशन में आने वाला एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है शॉर्ट नोट में, 2 से 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए पूछ लेंगे कि बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। तो बजट हम लोग जानते हैं कि बजट आर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ ए डिपार्टमेंट। बजट किसी पर्सनल ऑब्जेक्टिव है किसी डिपार्टमेंट का। हो सकता है कि पूरी जो टीम है, जो पूरी टीम है सेल तक के लिए बजट नहीं बना रही है, हम सिर्फ प्रोडक्शन का बजट बना रहे हैं, हम सिर्फ लेबर मैनेजमेंट का बजट बना रहे हैं, हम सिर्फ कैश मैनेजमेंट का बजट बना रहे हैं। तो बजट क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्ट है किसी डिपार्टमेंट का। वहीं पे बजटिंग क्या है, एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग बजट। हम लोग जो बजट बना रहे हैं उस दौरान जो जो घटनाएं घट रही हैं, जो जो प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है, इट इज कॉल्ड बजटिंग। एंड बजटरी कंट्रोल आप जानते ही हैं, बजटरी कंट्रोल इंक्लूड ऑल ऑफ दीज, बजट यानी कि बजट एंड बजटिंग। तो budgetary control include all of these, and in addition include the science of planning budget themselves and use of budget as a comprehensive managerial tool for business planning and control। तो बजटरी कंट्रोल में जो बजट है, बजटरी सबको इंक्लूड किया जाता है। और बजटरी कंट्रोल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये एक मैनेजमेंट का टूल है जिसको यूज करके ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करती है। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका कि बजटरी कंट्रोल का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट, ये आपको असिस्ट करता है पॉलिसी को फॉर्मुलेशन करने में। जो भी आप पॉलिसी रखना चाहते हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसको प्रिपेयर करने में आपको हेल्प करता है बजटरी कंट्रोल। एक्सपेंडिचर कंट्रोल अभी लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक्सपेंडिचर कंट्रोल क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल है और उस रिसोर्सेज को यूज करके हमें बेस्ट तक पहुंचना है, तो भैया वहां पे आपको कोई ना कोई कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। उन सारे चैप्टर जो कि कंट्रोल के लिए यूज किए जाते हैं, एनालिसिस के लिए यूज किए जाते हैं, उसमें से एक बजटरी कंट्रोल भी चैप्टर है। थर्ड है बैलेंसिंग एक्सपेंडिचर। अब बैलेंसिंग एक्सपेंडिचर का मतलब आप समझते हैं, अपने पास लिमिटेड रिसोर्स है, तो कहाँ पे यूज करें तो बेस्ट आउटपुट आएगा, इट इज कॉल्ड बैलेंसिंग एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब रॉ मटेरियल परचेज किया जाए उसके लिए कितना फंड रखा जाए, या फिर प्लांट एंड मशीनरी खरीदा जाए उसके लिए कितना फंड रखा जाए, क्या लेबर को पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट फंड है, क्या बिल्डिंग को रेंट पे, फैक्ट्री को रेंट पे, मशीनरी को रेंट पे देने के लिए सफिशिएंट फंड है, क्या आपके पास मार्केटिंग करने के लिए सफिशिएंट फंड है, क्या आपको सेल्स डिपार्टमेंट को सेल्स इंक्रीज करने के लिए सफिशिएंट फंड है, लाइक डिस्काउंट वगैरह देने के लिए फंड है, बाई वन गेट वन के लिए आपके पास फंड है। तो कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट किस डिपार्टमेंट को कब और कितना लगेगा, ये कौन बताएगा, बजटरी कंट्रोल। नेक्स्ट है असिस्टेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। अब असिस्टेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का मतलब क्या हुआ, बजट बनाएंगे,
एक टीम होगी जो कि बजट बनाएगी, उसको हम लोग बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो उनको हेल्प करता है कि भाई आप जो पूरा प्रोसेस करेंगे बजट एंड बजटरी का, उसमें आपकी हम हेल्प करेंगे कि आपको कब कहाँ कितना टाइम देना चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट को ठीक है एज इट इज रहने दिया जाए। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्शन इफिशियंसी। जब सब कुछ ठीक रहेगा तो प्रोडक्शन खुद ब खुद बढ़ेगा। कंट्रोलिंग डेवलपमेंट एंड रिसर्च वर्क। बजट बनाने के लिए कई बार आप सर्वे करते हैं, कई बार आप रिसर्च करते हैं कि कौन सा प्लान इम्प्लीमेंट किया जाए। लेबर, अगर लेबर को पेमेंट कर रहे हैं, बोनस पेमेंट करना है, कौन सा मेथड लगाया जाए, रोबल लगाया जाए, हॉल से लगाया जाए। तो ये सब जो रिसर्च वर्क है, कंट्रोलिंग डेवलपमेंट है, ये सब में हेल्प करेगा आपका बजटरी कंट्रोल। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए क्या ऑब्जेक्टिव है बजटरी कंट्रोल का, तो सिंपल कहा जा सकता है प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। एडवांटेज मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, एडवांटेज आप लोग थ्योरी में पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी से लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जो बेस है, जो कि हम लोग जब बजटरी कंट्रोल चैप्टर के बारे में पढ़े, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें, तो ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट बजटरी कंट्रोल बस उठाया न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल का मैंने बताया कि इजी प्रोसेस है, उसको आप फॉलो करेंगे, आप आसानी से बजटरी कंट्रोल सीख जाएंगे। ऐसा ना हो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई पूछ दे व्हाट इज द बजटरी कंट्रोल, अब क्या समझते हैं बजटरी कंट्रोल, तो आप क्या बताएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करके। तो जितना जरूरत था मैंने बेसिक आपको बताया है। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता है कि दुनिया में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसका सिर्फ एडवांटेज है, समटाइम डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों मैंने यहाँ पे बता दिया है, आप पढ़ लीजिएगा एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल, अगर आप ज़्यादा थ्योरी में इंटरेस्ट रखते हैं तो। नहीं तो हम लोगों ने अभी तक जितनी बातें की हैं, जितनी बातें की हैं, अगर आप उसको भी ठीक से प्रेजेंट कर दें तो वो एडवांटेज है बजटरी कंट्रोल का। डिसएडवांटेज निश्चित रूप से डिसएडवांटेज भी होगा कुछ। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या होना चाहिए? सबसे पहला डिसएडवांटेज ये होगा, कभी भी कोई भी पर्सन बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता है। आपकी लाइफ एकदम सीधी-सीधी चल रही है, कोई ऐसी घटना घटी जिसने आपके लाइफ को 360 डिग्री पलट दिया, तो आपको एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, अगर आप पास कर गए और अच्छे नंबर आ गए, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, तो वो भी एक्सेप्ट करने में आपको 1-2 दिन लग जाता है। अगर आप फेल कर गए, तो एक्सेप्ट करने में सम टाइम एक और अटेम्प्ट लग जाता है। ठीक है? तो बदलाव को कोई स्वीकार नहीं करता है जल्दी। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में बजट बनाया जाएगा कमिंग टाइम के लिए और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा, तो जो वर्कर है, लोअर लेवल के पर्सन है, या किसी डिपार्टमेंट का जो रिस्पॉन्सिबल कंसर्न पर्सन है, मैनेजर जिसको बोलेंगे, वो भी कई बार उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। अब सेल डिपार्टमेंट को आपने बोल दिया कि सेल भैया 50% से इंक्रीज होना चाहिए, वो बोला यहाँ तो 100% के लिए मरे जा रहे हैं, 50% और बढ़ाना है सेल। तो हो सकता है उसको वो बदलाव पसंद नहीं हो। आए दिन आप सोशल मीडिया पे सुनते हैं, कई बार तो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा बैंक वगैरह के ऑनलाइन मीटिंग में गाली गलौज तक हो गई टारगेट को लेके। कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है कि कोई कंसर्न पर्सन ने एक मीटिंग में बैठ के डिसीजन ले लिया कि हमने ये बजट बनाया, इसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन इम्प्लीमेंट करना कोई एक सिंगल पर्सन का काम तो है नहीं, एक टीम है, ऊपर से नीचे तक का एक लेयर है मैनेजमेंट सिस्टम का। तो हर पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सेकंड थॉट क्या लिमिटेशन हो सकता है? एक्यूरेसी। बजट क्या अनुमान ही तो है। अनुमान हमेशा क्या होता है, कभी सटीक अनुमान कभी भी सटीक नहीं हो सकता। 99.99% चांसेज है कि सटीक होगा, लेकिन 0.001% चांसेज हैं कि वो सटीक नहीं बैठेगा, एक्यूरेसी में गड़बड़ होगी। कहीं भी आप देख लीजिएगा, कहीं पे भी एक्यूरेसी, ज़्यादातर ये वर्ड कहाँ पे यूज किया जाता है, ज़्यादातर कहाँ पे ये वर्ड यूज किया जाता है? जैसे कि आप इंश्योरेंस कंपनी का डेटा उठा के देखिए,
तो जो उनका एडवर्टाइजमेंट का पंपलेट लीफलेट होता है उसमें क्या लिखा रहता है, 97% क्लेम सेटल, 99% क्लेम सेटल, कि एक अनुमान, तो आप कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि ये फिक्स्ड है, तभी तो कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। कंट्रोल की जरूरत क्यों होगी अगर अनुमान सटीक बैठेगा तो कंट्रोल की जरूरत ही इसलिए है कि अनुमान हमेशा सटीक नहीं होता है। तो डिसएडवांटेज, सेकंड डिसएडवांटेज क्या हो सकता है भाई, कि बजट की एक्यूरेसी में प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए आप बजट आप बना रहे हैं और गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई, लाइक गवर्नमेंट तो छोड़िए, वर्ल्ड इकोनॉमी में कुछ ऐसा हो गया, इराक, कभी कहाँ चला, ईरान, यूएसए एंड इजराइल वाले सिचुएशन को अगर आप ध्यान में रखें तो आप क्या देखेंगे, आपने मैन्युफैक्चरिंग, आपका मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बिजनेस है, आप प्लान कर रहे हैं प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का, और ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। अभी इंडिया में इलेक्शन है, आज ही के न्यूज इकोनॉमिक्स टाइम में मैं देख रहा था कि जितने भी ऑयल कंपनी है मोर देन 100 करोड़ का डेली बेसिस पे उसे नुकसान हो रहा है। अब ये इलेक्शन का मुद्दा अलग है कि भाई गवर्नमेंट ने ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज नहीं किए क्योंकि इलेक्शन है। कल का ही पीएम का स्टेटमेंट है कि गोल्ड परचेज अभी नहीं करे, कोशिश करे नहीं करने की, ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम हो, पेट्रोल डीजल कम लगेगा ट्रांसपोर्ट में, मीटिंग करे, ऑनलाइन मीटिंग करे, ऑनलाइन टीचिंग करे टीचर, स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ले। क्यों? क्योंकि ये तो किसी ने सोचा नहीं था। तो जब आप बजट बना रहे हैं उस टाइम एक डिफिशियंसी ये भी हो सकती है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई तो आपका बजट एकदम सटीक नहीं बैठेगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि बजट बना के आप ये नहीं बोल सकते कि चलो सब डिपार्टमेंट के जितने भी मैनेजर है बैठो फटाफट बजट बनाते हैं और सबकी छुट्टी कर देंगे, अभी तो आप मेरे पास बजट है मैं इसको फॉलो कर लूंगा, क्या जरूरत है इतने मैनेजर की। तो मैनेजर का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो ये सब डिसएडवांटेज है बजट का। फिर स्टेप क्या है बजटरी कंट्रोल में, तो बजटरी कंट्रोल के स्टेप्स पढ़ लीजिएगा एक बार। नॉर्मल है कि एक कमेटी होनी चाहिए, आपका बजट का एक मैनुअल होना चाहिए जिसमें लिखा हो, सारी बातें लिखी हुई होनी चाहिए, कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये सब मैंने नोट में यहाँ डाल दिया, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अच्छा, जो मैंने बोला था कि एक थ्योरी क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है, डिफरेंस बिटवीन फॉरकास्ट एंड बजट, तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए और ये आप पढ़ के जाइएगा। मे बी आपके अटेम्प्ट में ये एग्जामिनेशन में आ जाए, यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है, आप समझ गए कि फॉरकास्ट और बजट में मेन जो की डिफरेंस है वो पीरियड का होता है, कि भाई बजट का पीरियड फिक्स्ड होता है लेकिन फॉरकास्ट का पीरियड फिक्स नहीं होता है। तो आप एक बार पढ़ लेंगे। और मैं अब आ रहा हूँ अपने मुद्दे पे, जो हम लोग को न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन करने हैं उस पे। तो काइंड ऑफ बजट, टाइप ऑफ बजट, डिफरेंट टाइप ऑफ बजट। तो बजट मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कार्य के अनुसार बजट, और अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी, लोच के अनुसार बजट। तो पहले जो हम लोग डील करने वाले हैं, हम लोग डील करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अब अकॉर्डिंग टू फंक्शन में 10 टाइप के बजट होते हैं, मैं लिखता हूं एक बार, अब देखिए। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन 10 टाइप के बजट होते हैं। क्या हमें सब पढ़ना है? नहीं, ना जरूरत है
ना आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका फोकस है, उसका फोकस कहाँ-कहाँ पे है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले लिख लीजिए अगर लिखना चाह रहे हैं तो, अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको रेफ़र कीजिए, नहीं तो मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूँगा, आप यहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो बजट है हमारा, फर्स्ट सेल्स बजट, एक मिनट सॉरी, सेल्स बजट, क्या हमें ये पढ़ना है? बिल्कुल, ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट प्रोडक्शन बजट, क्या हमें ये पढ़ना है? बिल्कुल, ये पढ़ना है, पढ़ेंगे हम लोग। इवन आज ही क्लास में 2 एग्ज़ाम्पल मैं लेने वाला हूँ, उसमें कवर हो जाएँगे 4 टू 5 टाइप के बजट कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, थर्ड मटेरियल बजट, एंड मटेरियल बजट हमें पढ़ना है। नेक्स्ट लेबर बजट, पढ़ना है हमें। 5 ओवरहेड बजट, क्या ये हमें पढ़ना है? तो इसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, अगर किसी क्वेश्चन में दिख जाएगा तो इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे वहाँ पे। देख लिया आपने? अकॉर्डिंग टू फंक्शन टाइप ऑफ बजट पढ़ रहे हैं हम लोग, कितने टाइप के बजट है, उसमें 2 टाइप के बजट होते हैं, एक अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम लोग लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू फंक्शन कितने टाइप के बजट हो सकते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, अच्छा ओवरहेड बजट में एक चीज और मैं लिख दूं, फिक्स्ड ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये 3 ओवरहेड को कवर किया गया है बजट में। और ये जो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड है वो अकॉर्डिंग टू बजट के लिए क्या है, एडमिन क्या है बजट के रिगार्डिंग, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या है बजट के रिगार्डिंग। तो ये हमें नहीं मतलब पढ़ना नहीं है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में दिखेगा नहीं आपको, मे बी कहीं एक आध में दिख जाए तो वहाँ पे डील किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आर एन डी बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, ये भी हमें ध्यान नहीं देना है ज़्यादा। 7 कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 8 नंबर, प्लांट बजट, नाइन गैस बजट, क्या हमें पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है, कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कैश बजट से। कैश बजट को 3 पार्ट में आप बांट सकते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, सेकंड एडजस्टेड पी एंड एल मेथड,
एंड थर्ड, दिख रहा आपको, एंड थर्ड बैलेंस शीट मेथड। एंड लास्ट फाइनल, फाइनल या फिर इसको आप बोल सकते हैं मास्टर बजट। तो यहाँ से क्वेश्चन तो ऐसे नहीं देखा गया है, लेकिन मास्टर बजट के नाम से समटाइम थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है। तो मास्टर बजट के रिगार्डिंग हम लोग थ्योरी कवर करेंगे। एंड मुख्य रूप से हम लोग कौन कौन सा बजट पढ़ने वाले हैं? सेल, प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर, कैश। तो आपने नहीं लिखा है तो एक बार लिख लीजिए, टाइप ऑफ बजट अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फिर हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल करेंगे, 2 एग्जाम्पल करेंगे। एंड अगर इन दोनों एग्जाम्पल को आपने ठीक से समझ लिया तो आपका काम अकॉर्डिंग टू फंक्शन बजट का आज यहीं पे खत्म हो जाएगा, आप सब कुछ सीख जाएंगे। अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। तो सबसे पहले बजटरी कंट्रोल, हम लोग डील कर रहे हैं फंक्शनल बजट, नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। फंक्शनल बजट इज प्रिपेयर्ड इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस फंक्शन वाइज। और वो सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले आपको बनाना है सेल्स बजट, फिर आपको बनाना है प्रोडक्शन बजट, फिर थर्ड में आपको बनाना है या तो मटेरियल कंजम्पशन या और किसी क्वेश्चन में मटेरियल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हो सकता है, किसी क्वेश्चन में हो सकता है लेबर के रिगार्डिंग हो, लेबर यूटिलाइजेशन। एंड फोर्थ मटेरियल परचेज बजट। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ बजट में 2 टाइप के बजट होते हैं, पहला अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड दूसरा अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो आज के क्लास में या आने वाले 1-2 क्लास में हम लोग फंक्शन वाइज बजट बनाना सीखेंगे। तो जो भी फंक्शनल बजट होता है उसको एक सीक्वेंस में प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले आप सेल बजट बनाएंगे, फिर प्रोडक्शन बजट बनाएंगे, फिर आप मटेरियल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मटेरियल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो मटेरियल कंजम्पशन का बनाएंगे बजट, या फिर बजट क्या बोले प्रोडक्शन से रिलेटेड ही होता है तो मटेरियल कंजम्पशन बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिर आप लेबर यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करेंगे एंड फाइनली
आप मटेरियल परचेज बजट बनाएंगे। इसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। आपने अगर नोट कर लिया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ और इसके रिगार्डिंग हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है, नोट कर लेंगे जहाँ पे भी आपका नोटबुक होगा। अगर आप आने वाले दोनों एग्जाम्पल को ठीक से देखा और समझा तो आप सीख गए, फंक्शन वाइज बजट बनाना आप आज ही सीख जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, एस्टिमेट सेल्स estimated sales quantity for the year 20,000 यूनिट। स्टॉक पोर्शन के बारे में आपको बताया गया है, रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। तो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का आपके पास 4000 केजी है एंड फिनिश गुड्स का स्टॉक आपके पास है 8000 केजी यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक 9000 केजी है एंड फिनिश्ड गुड्स का यूनिट क्या रखना चाहें, कुछ भी रख लीजिए, 12000 यूनिट। नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो दिया गया है, 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 2.5 kg material price per kg ₹5। क्वेश्चन है, एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है आपसे, रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, प्रिपेयर मटेरियल परचेज बजट। ये क्वेश्चन है, सेल क्वांटिटी दे दिया गया है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे दिया गया है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे दिया गया है, फिनिश गुड को बनाने में कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो भी बता दिया गया है और मटेरियल का प्राइस भी बता दिया गया है, पर केजी कितना है। आपसे पूछ रहा है कि भैया मटेरियल परचेज बजट बताओ, कितना मटेरियल खरीदना है हमें, वॉल्यूम वाइज, अमाउंट वाइज। तो अभी हम लोगों ने ऊपर एक नोट लिखा था, अगर आपको फंक्शनल बजट में कुछ भी डिटरमाइन करना है, कुछ भी कैलकुलेट करना है, इसके लिए सिंपल सा एक सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। सबसे पहले सेल बजट बनाइए, फिर प्रोडक्शन बजट बनाइए, फिर मटेरियल कंजम्पशन कैलकुलेट कीजिए एंड लास्ट में आपको मटेरियल परचेज बजट मिल जाएगा। तो इसी सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करेंगे और हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आइए इसको फॉलो करते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए, एक्सेल क्वांटिटी दिया गया है, क्लोजिंग ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स का दिया गया है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया गया है एंड 1 यूनिट फिनिश गुड्स को बनाने में कितना रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो भी बता दिया गया है।
रॉ मटेरियल का प्राइस भी बता दिया गया और आपसे बोल रहा है मटेरियल परचेज बजट बना के दिखाइए। तो हम लोग सीक्वेंस फॉलो करते हैं और सीक्वेंस में हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? सीक्वेंस में सबसे पहला काम हमें सेल्स बजट कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे जो सेल्स का क्वांटिटी है वो गिवन है, तो हमें सेल्स बजट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, तो काम आसान हो गया। 20,000 kg, सॉरी यूनिट। सेकंड हमें क्या करना है? सेकंड हमें क्या करना है? प्रोडक्शन बजट बनाना है। तो प्रोडक्शन बजट नोट कर लीजिए। वैसे अभी जो मैं लिखने वाला हूँ, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि प्रोडक्शन कितना आपने किया है वो कैसे कैलकुलेट होगा। सेल आपका दिया गया है एंड जो जिस क्वांटिटी को आप सेल करते हैं उसको फिनिश गुड्स बोलते हैं हम सभी लोगों को पता है। तो जो सेल वाला क्वांटिटी है, सेल वाला यूनिट है, वो कुछ ज़्यादा बना होगा, तभी तो उसमें से कुछ हिस्सा सेल हुआ होगा। तो उसमें से कुछ बच गया होगा, अनसोल्ड रह गया होगा, जो इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, स्टॉक में पड़ा हुआ है। स्टॉक में आपने पढ़ा था रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड। लेकिन जो सेल होने के लिए रेडी है उसका क्लोजिंग दिया हुआ है कितना, एक पर्टिकुलर डेट पे, मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, ईयर वाइज, जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस पीरियड का भी बजट कैलकुलेट कर रहे हैं, उस पीरियड के लास्ट में सेल होने के बाद इतना फिनिश्ड गुड्स बच गया, वो दिया गया आपको क्वेश्चन में। तो आपको क्या निकालना है कि हमने बनाया कितना था। क्वेश्चन में ये भी दिया गया था कि ईयर स्टार्ट होने के टाइम पहले से लास्ट ईयर का कुछ फिनिश गुड्स हमारे पास बचा हुआ है। तो आपको पता है कि प्रोडक्शन क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग बचपन से यूज कर रहे हैं। वो क्या? सेल्स क्वांटिटी प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे एंड प्रोडक्शन बजट हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो सेल्स क्वांटिटी पता है हमें 20,000 यूनिट एंड क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है। तो 12,000 यूनिट, ओपनिंग स्टॉक 8,000 यूनिट। तो हमारा प्रोडक्शन क्वांटिटी कैलकुलेट होके आ जाएगा। $24,000 यूनिट हमने प्रोड्यूस किया है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? कोई भी दिक्कत डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्दी ही मैं आपसे एक टेलीग्राम चैनल का भी लिंक शेयर करूँगा। वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल्स मिल सकते हैं एंड रेगुलर बेसिस पे आपका मॉक टेस्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट स्टेप में कुछ करना तो था नहीं, दिया हुआ था सब कुछ। सेकेंड स्टेप हमने कैलकुलेट कर लिया। थर्ड स्टेप में आपको पता है मटेरियल कंजम्पशन बजट बनाना है। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है हमें? मटेरियल कंजम्पशन बजट। मटेरियल कंजम्पशन बजट, यहाँ भी सेम फॉर्मूला मिलता जुलता जो आप पहले से जानते हैं वही लगेगा और फॉर्मूला की कोई ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे। अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला की ज़रूरत है नहीं। मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ होगा
आप आसानी से बता सकते हैं कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उतना ही तो मटेरियल कंज्यूम हुआ होगा, पर यूनिट क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि 1 यूनिट रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए 2.5 केजी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगेगा क्या? कॉमन सेंस भी ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप प्रोडक्शन क्वांटिटी मल्टीप्लाई कंजम्पशन पर यूनिट, अगर आप इस तरह से फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कर देंगे तो कोई फॉर्मूला नहीं है, आप खुद से बस डेवलप कर सकते हैं एग्जामिनेशन में भी बैठे बैठे, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना हो जाएगी। तो प्रोडक्शन क्वांटिटी हमारा 24,000 यूनिट्स एंड 1 यूनिट को बनाने में हमें 2.5 केजी रॉ मटेरियल लगता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 24 दूनी 48 और 12 60,000 केजी। थर्ड स्टेप भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। थर्ड स्टेप में कहीं पे मटेरियल हो सकता है, कहीं पे लेबर हो सकता है, कहीं पे दोनों हो सकता है, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो फोर्थ स्टेप हमारा क्या था? मटेरियल परचेज बजट। मटेरियल परचेज बजट मटेरियल परचेज हमने कितना किया होगा? रिक्वायरमेंट कितनी हमें हमारी 60,000 और पहले से भी कुछ माल बचा हुआ है ओपनिंग वाला, एंड लास्ट ईयर में भी कुछ बच गया, तो सेम फॉर्मूला जो आपने प्रोडक्शन के लिए यूज किया है वही फॉर्मूला यूज होगा। मटेरियल कंजम्पशन ₹60,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 9 और 4 9,000 kg एंड ओपनिंग स्टॉक 4,000 kg। तो हमने जो परचेज किया है मटेरियल वो परचेज किया है, प्लस माइनस कर दीजिए 65,000 kg, और पर केजी प्राइस क्या है? प्राइस पर केजी 5 रुपीज। तो कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट हुई होगी परचेज वैल्यू, या होगी 32,500 3,25,000। हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आपको कहीं पे भी कोई लगा जो कि इतना भारी चैप्टर है, मुश्किल है, एक सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है और अपने आंखें खुली रखनी है, दिमाग खुले रखने हैं, और आपका काम आसानी से हो जाएगा। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई झमेला नहीं, कोई झंझट नहीं, एक सीक्वेंस में चलता है। और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे, सेल से लेके नीचे तक आएंगे, आप देखेंगे कि खुद ब खुद क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। और ये ओपनिंग क्लोजिंग प्लस माइनस ये सब तो आप कब से खेल रहे हैं, ये आपको पता ही है। अच्छा, जिनको लगा कि नहीं समझ में आया उनके लिए मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि देखिए, सपोज कीजिए कि आपके पास 10 रुपीज मंथ के स्टार्टिंग में है, 10 रुपीज मंथ के स्टार्टिंग में है, एंड आपको 100 रुपीज मिला अपने पेरेंट्स से ड्यूरिंग द मंथ, पूरे मंथ में 100 रुपीज मिला, और जब मंथ एंड हुआ तो आपके पास ओनली 20 रुपीज है। यही कहानी। तो आपने बताइए कितना खर्चा किया? तो सिंपल सा लॉजिक है कि पहले आपके पास 10 रुपए पड़े हुए थे, मिला कितना? 100 रुपये। तो आपके पास कितना पैसा हो गया? 110 रुपये हो गया।
और 20 रुपये लास्ट में बचा हुआ है, 20 बच गया ना, यानी कि 90 रुपये आपने खर्च किया है। अब इसी बात को घुमा फिरा के कहा जाए कि आपने 90 रुपये खर्च किया है, 20 रुपये बचा हुआ है, एंड 10 रुपये आपके पास पहले से थे, तो बताइए आपको कितने पैसे मिले अपने पापा से। एक ही बात है, आप समझ लीजिए, लास्ट में 20 रुपीज बचा हुआ है एंड 90 रुपये आपके पास पता है कि आपने खर्च किया है। मतलब कितना रुपया आपके पास आया होगा, तो 90 प्लस 20, 110 रुपया, और 10 रुपया पुराना था, तो 10 रुपया माइनस कर दीजिए, यानी 100 रुपया आपको मिला। तो वही बात है, इसको अगर ध्यान में रखिएगा तो समझ जाइएगा क्यों क्लोजिंग प्लस हुआ, ओपनिंग माइनस हुआ। मे भी हो सकता है कई बार आपको मटेरियल परचेज दे दे, मटेरियल कंजम्पशन पूछ ले, तो वहां पे आप ये नहीं करना है कि आपको क्लोजिंग प्लस करना है, ओपनिंग माइनस करना है, ऐसा नहीं है। इस एग्जाम्पल को आप याद रखिए, 10 रुपये आपके जेब में थे, 10 रुपये आपके जेब में थे, एंड 100 रुपये आपको अपने फादर या मदर या पेरेंट जो भी बोलिए मिला, और लास्ट में 20 रुपये बच गए। अब इस सीक्वेंस को उलट पुलट लीजिए, कितना खर्चा हुआ, या फिर कितना मिला, या कितना ओपनिंग स्टॉक था, पहले से कितना था, या फिर अंत में कितना बचा। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ठीक से समझा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि फंक्शन बजट अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस काम करता है, और इस सीक्वेंस में आपको चलना है, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। और क्या सीक्वेंस है? सेल। सबसे पहले सेल, नॉर्मली केस में आपको सेल दे दिया जाएगा। कई बार हो सकता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेल ना दिया हो, सेल ही कैलकुलेट करना हो, तो आप रिवर्स सीक्वेंस में भी चल सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि मटेरियल परचेज से लेके सेल की तरफ, या जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन सीक्वेंस यही रखना है आपको। सेल, प्रोडक्शन, सिंपल सा है ना। सेल तभी हुआ होगा ना जब प्रोडक्शन हुआ होगा, और प्रोडक्शन तभी हुआ होगा ना जब रॉ मटेरियल के इन्वॉल्व हुआ होगा, या लेबर इन्वॉल्व होगा, जो भी क्वेश्चन बोलेगा। तो एक क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से आप एक बार पढ़ के देखिए, मैं आंसर दिखा देता हूँ, और फिर हम लोग, अगर आप समझ गए तो हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, और अगले एग्जाम्पल में मैं आपको मटेरियल एंड लेबर दोनों एक ही क्वेश्चन में दिखाऊंगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है, ठीक से समझ लिया है, और आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई है। चलिए हम लोग अपने अगले पार्ट पे चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, और एग्जाम्पल है हमारा, चलिए एग्जाम्पल हमारा कह रहा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेल वैल्यू फॉर द ईयर दिया हुआ है, RS 55 लाख रखते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, यानी कि आप यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं चाहे तो। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया गया है रुपीज 110, 110 रुपये। क्वेश्चन साथ साथ में नोट कर लीजिए, फिर अपने नोटबुक से क्वेश्चन एक बार पढ़िए, पॉज कीजिए, और सीक्वेंस में समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आप इस सीक्वेंस को फुलफिल कर सकते हैं। देन आप वीडियो से मैच कीजिए।
तो उम्मीद है कि पहले क्वेश्चन करने के बाद ही आप दूसरे क्वेश्चन को आसानी से खुद कर लेंगे। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, फ्री के नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो सेल वैल्यू दिया हुआ है 55 लाख रुपीज का, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ गया है 110 रुपए का, तो आप यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहीं पे। सेकेंड इंफॉर्मेशन दी गई है स्टॉक पोजीशन की, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक का पोजीशन क्या है देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं क्या, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं जो सिमिलर ना रहे। दो रॉ मटेरियल रख लेते हैं एंड लेबर भी दो रख लेते हैं। तो रॉ मटेरियल मान लीजिए एक ए है एंड एक बी है, एंड फिनिश्ड गुड तो स्टॉक का पोजीशन है ओपनिंग स्टॉक ए के लिए 10,000 kg एंड बी के लिए भी 10,000 kg, फिनिश गुड रखते हैं 7,000 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक ए के लिए 20,000 kg एंड बी के लिए 16,000 kg एंड फिनिश गुड्स का 15,000 यूनिट्स। यहाँ तक नोट कर लिया आपने, नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, थर्ड इंफॉर्मेशन हमें दी गई है रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। ए के लिए 5 kg 6 रुपीज, बी के लिए 3 kg 9 रुपीज। यानी कि एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए ए रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है, फिनिश गुड्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल ए की जो रिक्वायरमेंट है वो है 5 kg पर यूनिट। यानी एक यूनिट बनाने में ए 5 kg लग जाता है एंड बी 3 kg लग जाता है। और ए को परचेज किया जाता है 6 रुपीज पर kg एंड बी को परचेज किया जाता है 9 रुपीज पर kg। एक बार मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ ऊपर से, यहाँ तक। ठीक है, तो मटेरियल वाला इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। अब हम लेबर की इंफॉर्मेशन डालते हैं। पॉइंट नंबर 4, स्किल वर्कर, सॉरी तो लेबर रखना है ना, तो वर्कर्स पर यूनिट, वर्कर्स पर यूनिट स्किल्ड, यानी जिसको पूरी तरह से निपुण है उस काम को करने के लिए, 4 आवर एंड 1 आवर का पेमेंट होता है 5 रुपीज पर आवर। अनस्किल्ड यानी मजदूर के अंदर कोई हुनर ना है, 3 आवर्स एंड 4 रुपीज पर आवर इसे पेमेंट होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर मटेरियल, परचेज, बजट एंड वेजेज बजट बोलिए
या वेजेज, हाँ बजट ही लिख देते हैं। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ गए आप। स्टार्ट करें। सीक्वेंस, अपने सीक्वेंस से चलेंगे। सेल्स, प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर, यही तक तो जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आंसर पार्ट। क्वेश्चन आप समझ गए। आप लोगों में से कई लोगों ने तो सॉल्व भी करना स्टार्ट कर दिया होगा। एक बार क्वेश्चन जिन्होंने थोड़ा स्लो लिखते हैं, पॉज करके नहीं लिख रहे हैं, एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, तो आंसर सेल्स दिया गया है, तो उसके बारे में बात करना फालतू है। क्या गिवन है क्वेश्चन में 55 लाख रुपीज का, एंड एक यूनिट जो सेल होता है वो 110 रुपये में। तो उसके बारे में बात ही क्या करना है। चलिए इन्फॉर्मेशन दिया हुआ तो लिख लेते हैं। सेल्स वैल्यू कितना दिया गया, 55 लाख रुपीज, एंड सेल्स पर यूनिट RS 110। तो सेल्स यूनिट कितना होगा आपको पता ही है, 55 लाख डिवाइडेड बाई 110, यानी कि 50,000 यूनिट। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बहुत साधारण सी बात है, आप भी बोलोगे क्या बोल रहे हो, इतनी छोटी सी बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्शन बजट। अब आप ही लोग बताइए क्या फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्शन बजट का, क्या फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्शन बजट का। सिंपल है, सेल 50,000 यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक 15,000 यूनिट एंड ओपनिंग स्टॉक 7,000 यूनिट। तो 58,000 यूनिट हमारा प्रोडक्शन हुआ था। क्लियर है। अब रॉ मटेरियल वाला आसानी से निकल जाएगा। प्रोडक्शन आपको पता है, ए और बी कितना कितना क्वांटिटी यूज होता है 1 यूनिट बनाने में, वो भी आपको पता है, 5 और 3। तो पता चल जाएगा कि कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, परचेज नहीं, कंज्यूम हुआ। परचेज के लिए फिर से ओपनिंग एंड क्लोजिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो प्रोडक्शन बजट ओके। थर्ड पॉइंट इज मटेरियल कंजम्पशन। तो मटेरियल कंजम्पशन आपको पता है कितना हुआ होगा, तो जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 2 है तो अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 बार। तो प्रोडक्शन क्वांटिटी मल्टीप्लाई मटेरियल पर यूनिट। तो ए के लिए कितना लगेगा मटेरियल, मटेरियल ए के लिए 58,000 मल्टीप्लाई 5 kg। तो 25 25 8 पंचे 40, 2,90,000 kg। मटेरियल बी 58,000 मल्टीप्लाई 3 kg। तो 15 और 8 3 24, 1,74,000, 1,74,000 kg। तो ये हमारा मटेरियल कंजम्पशन है। अब आपको तो पहले से पता है, मटेरियल कंजम्पशन पता चल गया तो परचेज कितना किया, ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट, मटेरियल परचेज बजट, मटेरियल परचेज
बजट, तो है ए एंड बी मटेरियल कंजम्पशन, मटेरियल कंजम्पशन 2,90,000 and 1,74,000 plus closing stock 20,000 and 16,000 minus opening stock 10,000 दोनों का ओपनिंग स्टॉक एक ही जैसा था। तो मटेरियल परचेज 3 लाख kg A and 1,80,000 kg B, परचेज क्वांटिटी पता चल गई। प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, प्राइस पर केजी 6 and 9। तो परचेज वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों का अलग अलग। 9 सॉरी प्राइस मैंने गलत लिख दिया ना, एक बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा। 6 सॉरी 6, तो ये हो जाएगा 18 लाख और ये 9 9 8 9 1 लाख सॉरी 16,20,000 अलग अलग एंड कंबाइंड वैल्यू में बोले तो परचेज कितना का होगा 18 एंड 10 28 एंड 34,20,000। क्लियर है? कोई डाउट? इतनी छोटी छोटी बातों पे आपको डाउट नहीं होता है, मुझे पता है। ऊपर से एक बार देख लीजिए, हमने सेल का अमाउंट दिया गया था क्वेश्चन में, सेल यूनिट दिया गया था, पर यूनिट कैसे सेल हो रहा है, तो हमने नंबर्स ऑफ यूनिट कैलकुलेट कर लिया है। जब सेल्स का यूनिट पता चल गया तो प्रोडक्शन निकालना आसान है, आपको पता है। क्लोजिंग प्लस कर दीजिए, ओपनिंग माइनस कर दीजिए, तो कितना आपने प्रोडक्शन किया है वो पता चल जाएगा। और एक बार पता चल गया कि प्रोडक्शन आपने कितना किया है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल की क्या रिक्वायरमेंट है वो क्वेश्चन में दिया गया है। मल्टीप्लाई करके आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लिया कि कितना रॉ मटेरियल इस फिनिश गुड्स को बनाने में हमें लगा है। अब रॉ मटेरियल हमें जो इन्वॉल्व हुआ है एज ए इनपुट यूज हुआ है फिनिश गुड्स के लिए, तो हमने परचेज कितना किया होगा, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है तो एडजस्ट करके हमने परचेज कैलकुलेट कर लिया। और अलग अलग रॉ मटेरियल के लिए प्राइस दिया गया है, तो वो प्राइस को हम लोग यूज कर लेंगे, तो परचेज वैल्यू आ जाएगा। फिर कंबाइन कर देंगे तो कंबाइंड परचेज वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगा। क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन थी कि जो फिनिश्ड गुड्स है उसको बनाने के लिए कुछ लेबर की रिक्वायरमेंट है। दो टाइप के लेबर की रिक्वायरमेंट है, एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड। और उसका प्राइस भी दिया गया था कि उसको कैसे पेमेंट करते हैं, 5 रुपीज एंड 4 रुपीज पर आवर। तो हमें वेजेज बजट भी यहाँ पे बनाना है, तो आइए वो भी आसान है, आपको पता ही है कि आपने कितना प्रोडक्शन किया है, और जो भी प्रोडक्शन आपने किया है उसके लिए स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर आवर पर यूनिट दिया गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल लेबर आवर आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा अलग अलग स्किल्ड और अनस्किल्ड का। उसके रेट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट में आ जाएगा, और अमाउंट में आ गया दोनों को कंबाइन कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। वेजेज, बिल्स या बजट, जो भी बोले, प्रोडक्ट क्या है हमारा, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी नाम रखना चाहे प्रोडक्ट का रख दीजिए। मान लेते हैं यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम एक्स रख देते हैं, फिनिश गुड्स का कुछ भी आप ए बी सी डी जो मर्जी रख लीजिए। प्रोडक्शन क्वांटिटी कितना है 58,000। तो स्किल्ड कितना लगा होगा हमारा और अनस्किल्ड कितना लगा होगा, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे।
स्किल्ड हमारा 58,000, सॉरी प्रोडक्शन 58,000 है ना, हाँ 58,000 मल्टीप्लाई 4 आवर और अनस्किल्ड 58,000 मल्टीप्लाई 3 आवर, तो पंचों का भी 8 2,32,000 आवर्स स्किल ने काम किया है। 15 8 24, 1,74,000 आवर हमारा अनस्किल्ड ने काम किया है। क्लियर है? अब आवर पता चल गया तो वेजेज रेट क्वेश्चन में गिवन है, वेजेज रेट क्वेश्चन में गिवन है 5 रुपीज पर आवर्स एंड 4 रुपीज पर आवर्स। मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल वेजेज, पंदोनी 10, 11,60,000 स्किल्ड का एंड 6,96,000 आपका अनस्किल्ड का। इतना आपका पैसा लग जाएगा लेबर में। तो कंबाइंड कितना टोटल लग जाएगा, कंबाइंड कर दीजिए सिंपल दोनों को प्लस करके 17,56,000 टोटल चेक कर लीजिएगा, मे भी कहीं कुछ गड़बड़ हो। तो ये आपका वेजेस बिल है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में करवाए हैं और अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन हम लोग आने वाले क्लास में कवर करेंगे। उम्मीद है कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, आपको ठीक से समझ में आया है। अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ है तो बताइएगा, क्या नहीं समझ में आया, और समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगली क्लास में आपको ज़्यादा आसानी होगी। दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, छुपा के नहीं रखेंगे कि मुझे मिल गया फ्री में तो दूसरों को नहीं बताऊंगा। शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर कमेंट में आप वहां से जा सकते हैं। एंड जो भी क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।